friends, welcome back to Aleppo. Today we will be discussing rotation about an axis. मतलब जब कोई rigid body एक axis के about rotate करती है. So imagine ये कोई imagine करो ये कोई मेरी rigid body है, right? और ये कोई axis AB है. अब इस rigid body का mass m है. अब इसका center of mass अगर इस point पे है at a distance r from the axis. Can I assume कि this thing is equivalent to कि अगर इससे distance r पे एक mass m का point होता जो axis के आसपास rotate कर रहा है, मैं ऐसा कह सकती हूँ बिल्कुल. तो अगर हम अब जो देखेंगे इस point m का देख लें, तो इसे अगर थोड़ा सा simplify करके देखें, ये motion चल रही है मेरी m at a distance r. अब देखो यहाँ पे ना दो forces लग रही हैं. एक तो मेरी टेंजेंशियल एक्सेलरेशन टेंजेंशियल फोर्स लग रही है, बिल्कुल टेंजेंशियल डायरेक्शन में ऐसे लगेगी वो, और एक मेरी सेंट्रीपिटल फोर्स लग रही है ऐसे. ये वाली जो लगेगी ए सेंट्रीपिटल इज इक्वल टू v स्क्वायर बाय r, और v क्या होता है ओमेगा r, तो ओमेगा r का स्क्वायर अपॉन r यानी कि ओमेगा स्क्वायर r, राइट. ये जो भी टेंजेंशियल एक्सेलरेशन होती है ये कितनी होती है dv अपॉन dt इंस्टेंटेनियस होती है, राइट. अच्छा v हमने देखा किसके बराबर है ओमेगा यानी कि एंगुलर वेलोसिटी इनटू r के बराबर, तो d टाइम्स ओमेगा r अपॉन dt. अब r तो एक कांस्टेंट क्वांटिटी है, r इनटू d ओमेगा बाय dt. अब ओमेगा ये एंगुलर वेलोसिटी है तो d ओमेगा अपॉन dt क्या हुआ एंगुलर एक्सेलरेशन अल्फा r अल्फा. तो मेरी ये एक्सेलरेशन हुई r अल्फा, तो टेंजेंशियल फोर्स कितनी हुई m r अल्फा मास इनटू एक्सेलरेशन. सिमिलरली सेंट्रीपिटल फोर्स कितनी हुई m ओमेगा स्क्वायर r. अच्छा देखो जो मेरी सेंट्रीपिटल फोर्स लग रही है वो कुछ ऐसे लग रही है और मेरा एक्सिस ये है. अब क्योंकि मेरा एक्सिस और फोर्स इंटरसेक्ट कर रहे हैं, तो टॉर्क वाले वीडियो में भी इस चीज की बात की थी, इस पे जो नेट टॉर्क लगेगी टॉर्क ड्यू टू सेंट्रीपिटल फोर्स वो जीरो होने वाली है. क्यों? क्योंकि एक्सिस एंड फोर्स इंटरसेक्ट, और हमने पढ़ा अगर एक्सिस और फोर्स पैरेलल होते हैं या इंटरसेक्ट करते हैं तो फिर जो मेरी एक्सेलरेशन होती है वो जो मेरी टॉर्क होती है नेट वो जीरो हो जाती है. अब अगर हम बात करना है टेंजेंशियल फोर्स की, ये जो फोर्स लग रही है ये स्क्यू एंड परपेंडिकुलर टू द एक्सिस लग रही है. ये पता कैसे लग रही है कि अगर ये मेरा एक्सिस है ना और ऐसे घूम रहा टेंजेंशियल फोर्स ऐसे लग रही है, मतलब दिस इज परपेंडिकुलर टू द एक्सिस बट स्क्यू नॉट इंटरसेक्टिंग. ये केस भी हमने पढ़ा था. इस केस में टॉर्क इज सीधा फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट r क्रॉस f, राइट. r मेरा कितना मतलब r और ये m r स्क्वायर अल्फा, ये मेरी टॉर्क है ड्यू टू टेंजेंशियल फोर्स, और नेट टॉर्क जो इस बॉडी पे एक्ट कर रही है वो भी इतनी m r स्क्वायर अल्फा ही है, ठीक है. अच्छा टॉर्क इज इक्वल टू m r स्क्वायर अल्फा एक पॉइंट की हमने m r स्क्वायर अल्फा मानी, तो जो टोटल टॉर्क होगी वो कितनी होगी समेशन ऑफ m i r i स्क्वायर अल्फा की पूरी बॉडी का सेम रहने वाला है. m i r i किसी भी पार्टिकल के लिए, राइट. अगर n पार्टिकल्स हम बॉडी में मान लेते हैं तो m मतलब पार्टिकल बन गया m1 r1 स्क्वायर, पार्टिकल 2 का m2 r2 स्क्वायर, टोटल सबका हमने ऐड कर दिया, मतलब अल्फा टाइम्स समेशन ऑफ m i r i स्क्वायर i इक्वल टू 1 से. ये एक्सप्रेशन कहीं जाना पहचाना देखा लग रहा है आपको? अगर आपको लग रहा है तो वेरी गुड, क्योंकि ये मोमेंट ऑफ इनर्शिया होता है एक बॉडी का. मोमेंट ऑफ इनर्शिया वैसे मैंने कलर ट्यूटोरियल बनाया हुआ है, लिंक इट इन डिस्क्रिप्शन. लेकिन अगर आपको याद नहीं है क्या होता है, देन इट इज द टेंडेंसी या कैपेबिलिटी ऑफ अ बॉडी टू रेजिस्ट चेंजेस इन इट्स स्टेट ऑफ रोटेशनल मोशन. एक बॉडी रोटेशनल मोशन को जो उसकी टेंडेंसी होती है अपोज करने की, रेजिस्ट करने की, वो होता है मोमेंट ऑफ इनर्शिया. इसे रेगुलर सिर्फ इनर्शिया से मत कंफ्यूज कीजिएगा. दैट इज फॉर मोशन की बॉडी अपनी स्टेट ऑफ मोशन में रहेगी. अगर यूनिफॉर्म वेलोसिटी से चल रही है तो उससे चलना चाहेगी, रेस्ट पे है तो रेस्ट में रहना चाहेगी, एक्सेलरेटेड मोशन में है तो एक्सेलरेटेड मोशन में रहना चाहेगी. मोमेंट ऑफ इनर्शिया कहते हैं बॉडी टिकी हुई है तो टिकी रहना चाहेगी, अगर उसकी रोटेशन मोशन चल रही है तो जैसी रोटेशन में है वैसी रोटेशन में रहना चाहेगी. कंफ्यूज मत कीजिएगा इन दोनों को. तो इसे मैं लिख सकती हूँ मोमेंट ऑफ इनर्शिया I इनटू अल्फा. तो जो मेरी टोटल टॉर्क लग रही है इस बॉडी पे दैट इज इक्वल टू I अल्फा,
और टॉर्क क्या होती है, आर क्रॉस एफ, फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट एफ आर, या आर क्रॉस एफ डिपेंडिंग आप वेक्टर देखने हैं वो। ये आपका रोटेशन में गुरु मंथन होने वाला है, ये और कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम। मेजॉरिटी सवाल इन दो चीजों से बन जाएंगे। आई अल्फा इज इक्वल टू एफ आर, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, ये फॉर्मूला रट लो। दिस इज स्कीम्स एमटीआरएल, मुझे तो रट लो, राइट? ये चीज याद रखनी है। इसकी डेरिवेशन कई बार बोर्ड से पूछ लेता है, वैसे बहुत कम देखिए, पूछे तो पूछ ले, छोटी सी है, याद करके चले जाओ। ये कंसेप्ट है, होप क्लियर है? अब ये चीजें समझने का बेस्ट तरीका होता है क्वेश्चन सॉल्व करके देख लो बन रहे हैं नहीं बन रहे। ओके, सो अब इसमें क्वेश्चन जैसे लंबा है 4 लाइंस का, तो इसमें फुल स्टॉप पे फुल स्टॉप रीड करो, शुरू से रीड करो और पहले फुल स्टॉप तक जाओ, उसमें जो मतलब की चीजें देखो, डायग्राम बनाया तो डायग्राम में वो इंक्लूड करो, फिर अगले फुल स्टॉप तक पहुंचो। ओके, लाइन टू लाइन। A wheel of radius r and moment of inertia I about its axis is fixed at the top of an inclined plane of inclination theta. फिगर तो है नहीं, कोई बात नहीं, हम बना लेते हैं। Inclined plane of inclination, सीधा क्यों नहीं बनता? Inclined plane of inclination theta, इस पे एक व्हील है, is fixed, ठीक है। ये एक मैंने व्हील लगा दिया, रेडियस r, मोमेंट ऑफ इनर्शिया I, ठीक है। उसके बाद string is wrapped around the wheel, string is wrapped and its free end supports a block of mass m which can slide। मतलब एक मैंने string wrap लगाई, घुमाई इसके आसपास, और ये string लगाई है, ये एक मास m के ब्लॉक को ऐसे सपोर्ट कर रही है। ओके, इनिशियली the wheel is rotating at a speed omega in a direction such that the block slides up। मतलब ये ब्लॉक ऊपर जा रहा है, मतलब ये कैसे घूम रहा होगा, ऐसे घूम रहा होगा तभी ब्लॉक ऊपर जाएगा। तो पहले ये ओमेगा से बैकवर्ड डायरेक्शन में घूम रहा था। हाउ फार विल द ब्लॉक मूव बिफोर स्टॉपिंग? ठीक है, इसमें आपको पहले तो ये चीज देखनी पड़ेगी कि यहाँ पे फ्रिक्शन नहीं है, तो ब्लॉक रुकेगा तो अपने वेट की वजह से रुकने वाला है, अपने वेट की वजह से रुकने वाला है, या फिर यहाँ की फोर्स सिंपली सफिशिएंट नहीं है तो उसी लिए रुकने वाला है। सबसे पहली चीज इन सिचुएशन में, कोई भी फोर्स रोटेशन ऐसे क्वेश्चन हो, सबसे पहली चीज जो हम करते हैं वो होता है एफबीडी, फोर्स फ्री बॉडी डायग्राम बनाना। तो ये मेरा इंक्लाइंड प्लेन है जिसपे मेरा ब्लॉक है, ठीक है, और इसका वेट mg नीचे है। इसके भी 2 कंपोनेंट्स बनने वाले हैं, पैरेलल एंड परपेंडिकुलर टू द प्लेन। ये एंगल थीटा है तो ये चीज होगी mg sin थीटा और ये चीज होगी mg cos थीटा। ऊपर नॉर्मल लग रही है, राइट, और पीछे क्या लग रही है, टेंशन। टेंशन किसकी वजह से लग रही है, ये जो हमने स्ट्रिंग रैप की हुई है, ये भी कहीं ना कहीं टेंशन तो लाने वाली है। और आगे इस पे नेट फोर्स कुछ ma की लगने वाली है, किस तरफ, पीछे की तरफ, क्योंकि हम कह रहे हैं ब्लॉक पीछे की तरफ जा रहा है। तो इससे पहली इक्वेशन ये बना सकती हूँ कि जो नेट फोर्स ma है दैट इज इक्वल टू t माइनस mg sin थीटा। क्या मैं ये चीज कह सकती हूँ? बिल्कुल कह सकती हूँ, ठीक है। नेक्स्ट चीज, अब ये ब्लॉक से हम यही ला सकते थे। अब हम आते हैं इस व्हील पे। व्हील पे आगे की तरफ टेंशन लग रही है कुछ ऐसे, और ये टेंजेंशियली लग रही है डिस्टेंस r, साथ के साथ ये पीछे अल्फा से जाएगा व्हील, ओमेगा है तो अल्फा भी होगी ही होगी, और इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया मुझे आई दिया हुआ है। तो इसमें जो टोटल टॉर्क लग रही है मैं उसे इक्वेट कर सकती हूँ, कैसे करूंगी? फोर्स इनटू r इज इक्वल टू I इनटू अल्फा। मैंने कहा था ये चीज गुरु मंत्र रहने वाली है। तो F कितना हुआ मेरा, टेंशन इनटू r रेडियस ऑफ व्हील, I मोमेंट ऑफ इनर्शिया इनटू अल्फा। मतलब अल्फा कितना हुआ, t सॉरी r टेंशन कितनी हुई, यहाँ टेंशन सब्स्टिट्यूट मार देंगे, I इनटू अल्फा अपॉन r। ओके, अच्छा आपको याद है पीछे हमने वो फॉर्मूला देखा था v इज इक्वल टू ओमेगा r। अगर मैं दोनों साइड डिफरेंशिएट करती हूँ तो क्या आएगा, dv अपॉन dt, मतलब लीनियर एक्सेलरेशन, r तो कांस्टेंट है बाहर आ जाएगा, d ओमेगा अपॉन dt मतलब एंगुलर एक्सेलरेशन, a इज इक्वल टू r अल्फा, या अल्फा इज इक्वल टू a बाय r। तो अल्फा इज इक्वल टू a बाय r को जब मैं यहाँ सब्स्टिट्यूट मारूंगी तो टेंशन इज इक्वल टू आई ए अपॉन आर स्क्वायर। अब हमारे पास टेंशन की एक वैल्यू आ गई, हमने इसे यहाँ सब्स्टिट्यूट कर दिया, एम ए इज इक्वल टू आई अपॉन आर स्क्वायर था माइनस एम जी साइन थीटा। अब यहाँ से यदि
very easy for me to calculate the value of acceleration A. वो कितनी आएगी mg sin थीटा अपॉन, इधर प्लस m में करो, इसे जब मैं करती हूँ तो फिर मेरे पास आ जाएगा, एक सेकेंड, इक्वेशन क्या थी, एम ए इज इक्वल टू आई ए अपॉन आर स्क्वायर माइनस एम जी साइन थीटा। हाँ, तो आई अपॉन आर स्क्वायर माइनस एम, ये मेरी एक्सेलरेशन ए की वैल्यू आ गई। ठीक है, अब मेरे पास लीनियर एक्सेलरेशन आ गई है। अब मैं क्या करूँ, मेरे को निकालना क्या था इसमें, हाउ फार विल द ब्लॉक मूव बिफोर स्टॉपिंग, मतलब जब मुझे इसका v 0 दिया हुआ है स्टॉप करने को, u मेरे को कितनी दी हुई है, ओमेगा इंटू आर, अभी जितने से जा रहा है, एक्सेलरेशन ये मैंने निकाल दिया और मेरे को निकालना क्या है इसका डिस्प्लेसमेंट s, v u s और a, ये तो थर्ड लॉ, थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन में आते थे, v स्क्वायर इज इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2as, या ये 0 हो गया, यहाँ पे a और s उल्टी डायरेक्शन में, u स्क्वायर इक्वल टू 2as, ओमेगा स्क्वायर आर स्क्वायर इज इक्वल टू 2 टाइम्स ये जो वैल्यू आई है एक्सेलरेशन की, ये यहाँ डालोगे और इससे s की वैल्यू आ जाएगी। मैं पूरी कैलकुलेशन तो दिखाने नहीं वाली, पर क्योंकि लंबा काम है, बट मेथड यही चलेगा, राइट। तो हमने इस क्वेश्चन में क्या किया, एफबीडी से एक इक्वेशन बनाई, एक इक्वेशन हमने टॉर्क बैलेंस करके बनाई, फिर हमने सॉल्व करके एक्सेलरेशन निकाली और फिर ही थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन लगा के हमने डिस्प्लेसमेंट निकाली। एक बार एक्सेलरेशन निकल गई तो फिर हमारा क्वेश्चन डन था, राइट। ओके, एक मिनट, ये मैंने गलत लिख दिया, ये प्लस होगा यहाँ पे, मैंने इक्वेशन में कहीं ना कहीं प्लस माइनस ही गड़बड़ कर दी थी, बट दैट कंसेप्ट क्लियर है ना, ठीक है। ओके, ऐसे क्वेश्चंस बहुत देखने को मिलने वाले हैं। A uniform rod of mass m and length l can rotate in a vertical plane about a smooth horizontal axis hinged at point h. तो एक यूनिफॉर्म रॉड है, ये जो रॉड है इसका मास m है और लेंथ ये l है, ठीक है, और ये वर्टिकल प्लेन में घूम रही है अबाउट अ स्मूथ हॉरिजॉन्टल एक्सिस, ये वाला एक्सिस, और ये हिंज्ड है पॉइंट h पे, यानी कि ये वाला पॉइंट, ठीक है। Find the angular acceleration alpha of the rod just after it is released from initial position making, ठीक है। तो ये इस रॉड की इनिशियल पोजीशन थी जिसपे इसने हॉरिजॉन्टल एक्सिस 37 डिग्री का एंगल बनाया हुआ था, और मुझसे ये पूछा गया कि जब मैंने इस रॉड को छोड़ा तो ये किसी एक्सेलरेशन अल्फा से गिरेगी, मुझे इस अल्फा की वैल्यू निकालनी है। अज्यूमिंग ये रेस्ट से शुरू की थी, मतलब इसका u इज इक्वल टू 0, ठीक है, निकालते हैं। सबसे पहली चीज FBD, फ्री बॉडी डायग्राम बनाना है हमें। ये मेरा सेंटर ऑफ मास है, ये सेंटर ऑफ मास लग भी रहा है थोड़ा बहुत, इससे वेट mg नीचे लगने वाला है। अब ये mg भी दो कंपोनेंट्स में स्प्लिट होगा, परपेंडिकुलर टू द रॉड एंड पैरेलल टू द रॉड, राइट, और एंगल 37 डिग्री ये वाला होगा, मतलब ये कंपोनेंट गया mg cos 37 और ये कंपोनेंट गया mg sin 37। एंड फ्रैंकली हमें इस कंपोनेंट से फर्क भी नहीं पड़ता, पता है क्यों, क्योंकि हम हिंज के अलॉन्ग देखने वाले हैं, राइट। हिंज के अलॉन्ग मतलब डिस्टेंस कौन सा मेजर करेंगे हम, ये वाला। अब आप देखो फोर्स और डिस्टेंस f और r जो है वो पैरेलल है, मतलब इनके बीच का एंगल 0 डिग्री, और हम क्या कर रहे हैं, क्रॉस प्रोडक्ट, मतलब sin थीटा, थीटा 0 sin थीटा 0, तो ये टॉर्क को कंट्रीब्यूट नहीं करने वाला। ये mg cos 37 है जो टॉर्क को कंट्रीब्यूट करने वाला है। तो ये जो mg cos 37 की फोर्स है, mg cos 37, ये हिंज से कितने डिस्टेंस पे लग रही है, सेंटर ऑफ मास पे लग रही है, विच इज, क्योंकि यूनिफॉर्म रॉड है, l/2 डिस्टेंस पे है इससे, l/2, एक साइड बन गई इक्वेशन। नेक्स्ट, अब मेरे को दूसरी साइड है i अल्फा, रॉड है और मुझे मोमेंट ऑफ इनर्शिया कहाँ से निकालना है, इसका यहाँ से निकालना है, इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया। तो आई एम नॉट श्योर आपको याद है यानी, पर एक रॉड के कॉर्नर से जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया होता है वो ml²/3 होता है, और अगर थ्रू द सेंटर ऑफ मास देखें तो ml²/12 होता है। अगर आपको याद नहीं था तो अब याद कर लो, जरूरी चीज होती है। तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया कितना, ml²/3 इंटू अल्फा, तो मुझे निकालना है, ठीक है। cos 37 की वैल्यू होती है 4/5, ये भी cos 37 और 53 इनकी याद करो, 4/5 और 3/5 भी होता है। mm उड़ा दो, एक l हटा दो, अल्फा की वैल्यू कितनी आई मेरे पास, ये कटा 2 से, तो अल्फा की वैल्यू मेरे पास बची 6
6G अपॉन 5L। एक सेकेंड, ये जो मेरी अल्फा की वैल्यू बचेगी 2/5 है और वो उस तरफ से 6 आ रहा है, इस तरफ से ये जो मेरी अल्फा की वैल्यू बनेगी, यहाँ से तो कहती हूँ 6G अपॉन 5L बनने वाली है, 6G अपॉन 5L। ठीक है, तो इतनी एंगुलर एक्सेलरेशन से अल्फा इज इक्वल टू 6G/5L। मतलब जब मैंने इस रॉड को जस्ट छोड़ा तब ये रॉड एक 6G अपॉन 5L की एंगुलर एक्सेलरेशन से नीचे टपकने वाली है। ठीक है, क्लियर है? ओके, अच्छा इसका एक सेकंड पार्ट मैं बना देती हूँ। मुझसे अगर पूछता है इस क्वेश्चन में कि कितनी हिंज फोर्स लग रही है रॉड पे, तो रॉड की हिंज फोर्स मतलब कि कितनी नॉर्मल लगा रही है, ऐसे कितना मतलब फोर्स लगाना पड़ रहा है इसको अटका के रखने को, ये भी हिंज भी कुछ तो फोर्स कंट्रीब्यूट करने वाला है। तो उस केस में हम कैसे निकालने वाले हैं? इन दैट केस हम यहाँ पे दोबारा वी विल कम बैक टू एफबीडीज। देखो कोई भी फोर्स रोटेशन वैसा क्वेश्चन हो, गुरु मंत्र होता है फ्री बॉडी डायग्राम बनाओ। ठीक है, उससे पहले ये एंगुलर एक्सेलरेशन मेरे पास कितनी है 6G अपॉन 5 है, लेकिन इसके साथ साथ मुझे लीनियर एक्सेलरेशन भी चाहिए होगी, वो होती है अल्फा इंटू आर, मतलब 6G अपॉन 5L इंटू L/2। L गया, ये 3 से गया, मतलब जो मेरी लीनियर एक्सेलरेशन थी वो आ गई 3G/5। अब ये आ गया है, अब हम अपनी फोर्स इक्वेशंस बनाना शुरू कर सकते हैं। मेरे को नॉर्मल निकालनी है, दो लगेंगी, एक x में लगने वाली है, एक y में लगने वाली है, और फिर दोनों को जब अंडर रूट nx² प्लस ny² करेंगे तो फिर मेरे पास मेरी हिंज फोर्स आने वाली है। nx ny दोनों निकालने हैं, मतलब दो इक्वेशंस तो हमारी इन एनी केस बनेंगी ही बनेंगी। ठीक है, ये जो मेरा mg cos 37 लग रहा था नीचे, यानी कि ये कितना है 4mg/5, और mg sin 37 जो लग रहा है वो कितना है 3mg/5। मेरे को ये पता है कि ये जो मेरा mg cos 37 लग रहा है माइनस जो मेरी नॉर्मल y में लग रही है, दैट विल बी इक्वल टू मास इनटू जो लीनियर एक्सेलरेशन 3G/5 लगेगी, लीनियर एक्सेलरेशन डाउनवर्ड लगेगी। ठीक है, मतलब 4mg/5 माइनस नॉर्मल इन y इज इक्वल टू 3mg/5, मतलब नॉर्मल इन y हुआ mg/5, y कंपोनेंट जो लग रहा है ये ऊपर की तरफ जो लग रहा है दिस इज इक्वल टू mg/5। ठीक है, और अगर हम देखते हैं इसका x कंपोनेंट, ठीक है, x कंपोनेंट देखो दो ही फोर्सेस लग रही हैं यहाँ x में, एक तो ये नॉर्मल लगने वाली है और एक ये mg sin 37 लग रही है, मतलब दो ही लग रही है और x में कुछ भी नेट नहीं है, नीचे नेट जो भी जा रहा है नीचे जा रहा है, y में जा रहा है, मतलब आई कैन वेरी इजीली से कि जो मेरी नॉर्मल है nx दैट इज इक्वल टू mg sin 37 यानी कि 3mg/5, मतलब जो मेरी nx है दिस इज इक्वल टू 3mg/5। तो जो मेरी टोटल नेट हिंज फोर्स या नॉर्मल फोर्स लग रही है अंडर रूट nx² प्लस ny², मतलब अंडर रूट mg/5 का स्क्वायर प्लस 3mg/5 का स्क्वायर, यानी कि नेट नॉर्मल हो गई mg√10 डिवाइडेड बाय 5, राइट। ये मेरा इक्वेशन सॉल्व हो गया। हिंज फोर्स निकाली तो ऐसे निकालनी है और हिंज फोर्स तो ऐसे निकाली और हमने अभी एंगुलर एक्सेलरेशन निकालनी सीख ली। सो मेनली आपको एक तो एंगुलर मोमेंटम बैलेंस करना है, एक टॉर्क की इक्वेशन बनानी है, बीच या फिर बॉडी को इक्विलिब्रियम में रखना है, मेनली यही काम चलता है। ऐसे सारे क्वेश्चन सॉल्व हो जाएंगे। एक और एग्जांपल मैं देती हूँ, ये काफी कॉमन है, ये एक स्टैंडर्ड केस है इनफैक्ट, इसलिए मैं इस वाले को एक कराना चाहती हूँ। एक मेरे पास पुली है, नॉर्मली हम पुली को मासलेस और व्हाट नॉट मानते थे, फर्क क्या है इस बार हम नहीं मानेंगे। इस बार पुली का मोमेंट ऑफ इनर्शिया I भी एग्जिस्ट करता है, पुली का रेडियस R भी है। अब हम पुली को भी सिग्निफिकेंस देने वाले हैं, यही अटक पाएगी। दो मास लगे हुए हैं, एक कैपिटल है एक स्मॉल है,
मान लो ये पुली ऐसे घूम रही है, यहाँ पे टेंशन T1 है, यहाँ पे टेंशन T2 है, ठीक है। पहली चीज, पहले ये जो ब्लॉक M है इस पे नीचे mg लग रही है, ऊपर टेंशन T1 लग रही है और नेट ये नीचे MA से जा रहा है। मतलब मैं कह सकती हूँ कि MA इज इक्वल टू mg माइनस T1। सिमिलरली यहाँ एक mg लग रही है, वहां एक T2 लग रही है और ये ऊपर जा रहा है MA से, ऐसे घूम रहा है पूरा सिस्टम। मतलब MA इज इक्वल टू T2 माइनस mg, ठीक है। ऑल्सो एक तो ये आ गया। अब पुली की बात करते हैं, पहले ब्लॉक्स में हम काम खत्म कर देते थे, अब हम पुली पे आते हैं। तो ये जो मेरा पुली में मैं कह सकती हूँ T1R माइनस T2R इज इक्वल टू कितना, I अल्फा, जिसपे नेट टॉर्क लग रही है, नेट फोर्स कितनी लग रही है इस पे, T1 माइनस T2, और टोटल वैसे कितना लग रहा है इस पे, I अल्फा, ठीक है। I मुझे इसका बस I कहा हुआ है, ठीक है। अल्फा की वैल्यू कितनी है यहाँ पे, अल्फा इज इक्वल टू A बाय R, क्योंकि A इज इक्वल टू R अल्फा, A बाय R। अब यहाँ पे मेरे पास तीन वेरिएबल्स हैं, A, T1 और T2, तीन इक्वेशन है, इक्वेशन 1, इक्वेशन 2, इक्वेशन 3, राइट। अब ये इक्वेशंस आप सॉल्व करके देख लो क्या आ रहा है, क्योंकि ऑनेस्टली मैं इतना बड़ा सॉल्व करना चाहती नहीं हूँ, बट सी ये तीन इक्वेशंस हैं, आप इन तीनों को सॉल्व कर लो तो फिर आपके पास आंसर आ जाएगा। आपके पास आ जाएगा दोनों स्ट्रिंग्स की टेंशन और ये सिस्टम पूरा कितनी एक्सेलरेशन से चलने वाला है, राइट। ध्यान रखना, जहाँ पे इसीलिए कहते हैं कि मेक श्योर क्वेश्चन में लिखा हो तो पुली इज मासलेस, नहीं तो ये सब भी आगे जाके कंसिडर करना पड़ता है, राइट। सो क्विकली अगर हमें रिकैप्चुलेट करना हो, मुझे रट लो गुरु मंत्र रोटेशन का, I अल्फा इज इक्वल टू FR, ये चीज, और इसकी डेरिवेशन बहुत सिंपल है, ये चीज याद रखनी काफी जरूरी है। क्वेश्चन हमें सॉल्व करके देखा, मेनली सबसे पहला स्टेप क्या होता है, क्वेश्चन को फुल स्टॉप टू फुल स्टॉप पढ़ो, पहली लाइन पढ़ो, उससे जो डेटा निकालना है निकालो, एंड वंस यू आर श्योर कि पहली लाइन से जितना जूस निकल रहा था निकाल दिया, देन यू मूव ऑन टू द सेकंड लाइन। डायग्राम बनाओ, फ्री बॉडी डायग्राम बनाओ, बॉडी को देखो इक्विलिब्रियम में, तो इक्विलिब्रियम में रखो, कुछ नेट फोर्स है तो नेट फोर्स लगाओ, राइट। ये क्वेश्चन में हमने वैसे ही किया, ये पुली का स्टैंडर्ड केस है, ये थोड़ा सा आप याद कर लो। सो आई होप योर कॉन्सेप्ट क्लियर था। दैट वाज ऑल फॉर टुडेस वीडियो। गुड बाय, थैंक्स फॉर वाचिंग।